हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन यूनिट में टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं ऑस्मोसिस, जिसे परासरण कहते हैं। तो जानेंगे ऑस्मोसिस क्या है और किस तरह से सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इसको इफेक्टेड करती है और कौन से मेम्ब्रेन्स हैं, केमिकल मेम्ब्रेन्स हैं, जिनका यूज करके इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज्म को पूरा करते हैं। देन उसके टाइप्स जान पाएंगे और एग्जांपल लेंगे कि किस प्रकार के ऐसे बेसिक एग्जांपल्स हैं जो उनके टाइप्स को समझने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और देन ऑस्मोसिस से ही जुड़ा हुआ एक रिलेटेड टॉपिक है डिफ्यूजन, और फिर दोनों का कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, इन टॉपिक्स में क्या अंतर है, और उसे एक टेबल के माध्यम से भी टेबलाइज करेंगे। बच्चों, ऑस्मोसिस को डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं सॉल्यूशंस के लिए जिनको कंफर्म कर लेते हैं, ताकि इसकी डेफिनेशन आपको समझने में आसान हो जाए। और ये इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस है। अभी डायग्राम के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉल्यूशन के पार्ट क्या हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मीन्स विलेय और विलायक। इनका होमोजीनियस मिक्सचर ही विलयन कहलाता है। और अब सॉल्यूशन की जब कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, देन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का सॉल्यूशन मेक करेगी। किसी सॉल्यूशन में बच्चों, सपोज दैट हमने यहां पर 2 सेम वॉल्यूम के वेसल्स या बीकर्स लिए और इनमें कोई 1 लीटर सॉल्वेंट लाइक एज अ वाटर ले रखा है और इसका वॉल्यूम सर्टेन है 1 लीटर। देन V इज सेम इन बोथ बीकर्स। और अब सॉल्यूट की क्वांटिटी को ऐड करें। सपोज दैट इस बीकर में 100 ग्राम और इस बीकर में 200 ग्राम सॉल्यूट की क्वांटिटीज ऐड की गई। तो अब यहां क्वांटिटीज पर डिपेंड होगा कि इनका कंसंट्रेशन कैसा जाएगा। यहां हमने देखा कि सॉल्यूट सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो कम है, बिकॉज 100 ग्राम ले रहे हैं। और यहां पर हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी को थोड़ा ज्यादा मात्रा में लिया है, पहले बीकर की अपेक्षा जस्ट डबल लिया है, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस ऐड किया है। तो इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है, मींस सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, जबकि सॉल्वेंट तो दोनों में ही सिमिलर है। तो अब कंसंट्रेशन क्या होगा कि जो सेकंड यानी बी बीकर अगर नॉमिनेट करें और इसको ए नॉमिनेट करें, तो बी वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी ये वाला सॉल्यूशन गाढ़ा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो बच्चों, उनको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, या इन्हें कहते हैं सांद्र विलयन। तो एक बात तो यहां से ये कंफर्म कर लें कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। और दूसरी बात, जब हम यहां फर्स्ट बीकर का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी यहां कम है, और जब ये कम है तो इस बी वाले सॉल्यूशंस की तुलना में जो इसकी कंसंट्रेशन है वो लो होगी। और जब लो होगी तो ऐसे सॉल्यूशंस कंपेयर करने में कहलाते हैं डाइल्यूट, और डाइल्यूट होते हैं तनु। तो ये 2 ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए। तो एक की सांद्रता कम है, यानी एक तरह से कह लें कि ये वाला जो है ये कम सांद्र होगा, लो कंसंट्रेटेड, और ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका ये अधिक सांद्र होगा, यानी हायर कंसंट्रेशन वाला होगा। अब यही 2 टर्म्स ऐसे हैं
मींस लो कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन, जो ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के लिए यूज किए जाने वाले हैं। तो एक तो हमने ये कंफर्म किया आपको कि कैसे हम कह सकते हैं कि अधिक सांद्र है या कम सांद्र है, बिकॉज डिपेंड होगा ये केस सल्यूट की क्वांटिटी पर। अगर सल्यूट ज्यादा होगा देन मोर देन हायर कंसंट्रेशन, और अगर कम होगा तो लोअर कंसंट्रेशन का। अब चलते हैं कि इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कौन सा केमिकल मेम्ब्रेन है जो यूज होगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ केमिकल मेम्ब्रेन्स जान लें, और फिर प्रॉपर यहां ऑस्मोसिस के लिए यूज किया जाने वाला कौन सा मेम्ब्रेन है। तो चलिए डिस्कस करें मेम्ब्रेन्स का। इन्हें यहां पर केमिकल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं, और ये 3 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस या अकॉर्डिंग टू देयर नेचर क्लासिफाइड किए गए हैं। इसमें पहला टाइप है आपका परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों इसे कहते हैं पूर्ण पारगम्य, और अकॉर्डिंग टू देयर नेम समझ में आना चाहिए कि जो भी सॉल्यूशंस के 2 पार्ट्स हैं, अगर ये फ्लोरेटरी होंगे इन मेम्ब्रेन से, तो पूरे के पूरे ही बोथ साइड में पास आउट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। यानी ये जो है पास आउट हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही बी करके सब्सटेंस इस मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ऐसे मेम्ब्रेन्स जिसमें सॉल्यूशंस के बोथ पार्ट्स यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों पूरे पूरे पास आउट हो जाते हैं, उनको कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन्स या पूर्ण पारगम्य या पारगम्य झिल्लियां। और सेकेंड कैटेगरी है इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों इसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसे शॉर्ट सिंबलाइज करते हैं एसपीएम। ज्यादातर आपको ये टेक्सा यूज करने के लिए मिलेगा, एसपीएम नॉमिनेट करते हैं। देन half part of solution is pass out from this type of membrane is known as semi permeable। ये ऐसी झिल्ली है जिससे सॉल्यूशन का 1 पार्ट यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से, तो जिसका कंसंट्रेशन लो होगा वो इजीली पास आउट हो जाएगा। तो ऐसे मेम्ब्रेन्स जिसमें सॉल्यूशन का हाफ पार्ट पास आउट किया जा सकता है, उनको कहते हैं हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहां इस चैप्टर के लिए इनके एग्जांपल्स ले लें अगर, तो कॉपर फेरोसाइनाइड is the best example of SPM because it is used for the measurement of osmotic pressure in Berkeley Hartley process। वहां एक क्वेश्चन भी करते हैं कि क्यों इस प्रकार की झिल्ली का यूज करते हैं, देन उस मेथड में आपको और एक्सप्लेन करेंगे, वहां आंसर देंगे इसका। एसपीएम का मेन यूज है आपके ऑस्मोसिस के लिए। तो माइंड सेट करिए, ये एक पॉइंट हुआ जो डिफ्यूजन प्रोसेस से डिफरेंस क्रिएट करता है कि एसपीएम का यूज ऑस्मोसिस के लिए तो करते हैं, लेकिन हमें डिफ्यूजन के लिए एसपीएम की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी परासरण के लिए तो अर्धपारगम्य झिल्ली जरूरी है, और विसरण के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, और वो फिजिकल नेचर पर यानी स्टेट ऑफ मैटर के कारण ऐसा होता है। और थर्ड है आपके तीसरे कैटेगरी के मेम्ब्रेन्स जिनको कहते हैं नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स, अपारगम्य झिल्ली। बच्चों जैसा नाम है इसका नॉन परमिएबल, तो इस सॉल्यूशन का ना तो इसमें से सॉल्यूट पास आउट होगा और ना ही इसमें से सॉल्वेंट पास आउट होगा। तो ऐसे मेम्ब्रेन्स जिससे सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट पास आउट ना किया जा सके, ऐसे मेम्ब्रेन्स कहलाते हैं नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो अब जो यहां पर हमें यूज करना है वो है नंबर 2 कैटेगरी का मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं एसपीएम। तो आइए इन मेम्ब्रेन्स का स्टडी करने के बाद एसपीएम की हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं और फिर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनाते हैं। तो ऑस्मोसिस को जानने के लिए एक फिगर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट फिगर के माध्यम से इसको डिफाइन करते हैं। बच्चों कोई 2 सेम वॉल्यूम के वेसल लेकर इन्हें टी ट्यूब द्वारा
कनेक्ट कर लेते हैं। टी ट्यूब की हेल्प से इनको कनेक्ट कर लेते हैं और इस कनेक्टिंग पार्ट में यहां पर एसपीएम लगा देते हैं। एसपीएम मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं और इसका रोल मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सॉल्यूशन का 1 पार्ट है जो फ्लोरेटरी है, इससे पास आउट होगा और बाकी का पार्ट पास आउट नहीं होगा। अब अगर हम यहां इन इक्विपमेंट्स को नॉमिनेट करें ए और बी से और देन इनमें सॉल्यूशन ले, सेम क्वांटिटी सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट इन देयर कंसंट्रेशन, यानी आयतन तो समान हो दोनों के, लेकिन जो इन विलयनों की सांद्रताएं हैं बच्चों, कंसंट्रेशन, वो बिल्कुल भी डिफरेंट हो, अलग अलग हो दोनों के लिए। तो सपोज करें कि जो ए वाला हमने सॉल्यूशन लिया है ये है आपका लो कंसंट्रेटेड, मीन्स कम सांद्र सॉल्यूशन, और बी में जो सॉल्यूशन लिया गया है वो है हायर कंसंट्रेशन का, हायर कंसंट्रेटेड मीन्स अधिक सांद्र। अब कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट लेगा, देन जो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बच्चों कम सांद्र विलयन के जो अणु हैं, वो इस एसपीएम की हेल्प से सॉल्यूशन बी की ओर, यानी पात्र बी की ओर अभिगमन करना स्टार्ट करेंगे। और जब पात्र बी की ओर जाना स्टार्ट करेंगे, देन ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर ना हो जाए। तो कम सांद्रता वाले विलयन के मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता वाले विलयन के मॉलिक्यूल्स की ओर फ्लोरेटरी होते हैं, पास आउट करते हैं। बस यही फिनोमेना ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अब चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट से इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिफाइन करें और देन स्टैंडर्ड डेफिनेशन की ओर चलते हैं। जब कम सांद्रता वाले विलयन के अणु एसपीएम द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणुओं की ओर अभिगमन करते हैं, तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। बच्चों ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी प्रैक्टिकल वेज कि जब लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल एसपीएम की हेल्प से, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अभिगमन करते हैं, तो इसे परासरण कहते हैं। बच्चों दूसरे शब्दों में ऑस्मोसिस को, परासरण को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह उसका परासरण कहलाता है। स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution or from solvent to solution through the SPM is called osmosis। तो ऑस्मोसिस के बाद जानते हैं इसके टाइप को। बच्चों ऑस्मोसिस को
2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं और इन्हें नॉमिनेट करते हैं एंडोऑस्मोसिस या अंतःपरासरण, और दूसरा टाइप है इसका एक्सोऑस्मोसिस या बहिपरासरण। तो ऑस्मोसिस के बच्चों ये 2 टाइप हो गए, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। अकॉर्डिंग टू देयर नेम हम एग्जांपल्स लेते हैं, बिकॉज ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तो बदलती नहीं है। जो अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन, कि किसी सॉल्यूशन के लिए लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल एसपीएम की हेल्प से जब हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स की ओर फ्लोरेटरी होते हैं, तो वो मैकेनिज्म आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। तो इन दोनों के लिए ये डेफिनेशन तो चेंज होने वाली नहीं है। तो फिर क्यों टाइप बनाए गए और कौन से ऐसे एग्जांपल्स लें जिससे ये टाइप समझ में आए? तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एंडोऑस्मोसिस को समझते हैं। बच्चों, एंडोऑस्मोसिस को समझने के लिए एक वेसल में लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कम सांद्रता का विलयन भरते हैं। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कम सांद्र विलयन। और बच्चों, इस कम सांद्र विलयन में एक किसमिस डाल देते हैं। किसमिस, तो हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली किसमिस का जो शेप है वो व्रिंकल स्ट्रक्चर में होता है। तो यहां पर ये किसमिस लेते हैं इसमें, और अब जरा समझते हैं कि क्या फिनोमेना फ्लो होगा यहां। तो जो किसमिस का इंटरनल फ्लूइड है वो गाढ़ा है, मीन्स हायर कंसंट्रेशन का है, हायर कंसंट्रेटेड, अधिक सांद्र। और जो इसकी अपर लेयर है इस रेजिन की या किसमिस की, ये यहां रोल प्ले करती है एसपीएम का, मीन्स अर्ध पारगम्य झिल्ली का। तो जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है बच्चों वो है आपका लो कंसंट्रेटेड, और जो इंटरनल रेजिन का जो फ्लूइड है वो है हायर कंसंट्रेटेड। तो आपकी डेफिनेशन कह रही है ऑस्मोसिस की कि लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल एसपीएम की हेल्प से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की ओर फ्लोरेटरी होते हैं। तो जो बाहर का विलयन है, सॉल्यूशन है, इसके मॉलिक्यूल इस किसमिस के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे इस किसमिस के अंदर जब ये सॉल्यूशन चला जाएगा तो ये फूल जाएगी, और उस सॉल्यूशन में जो इसका स्ट्रक्चर है वो लार्ज दिखाई देगा, यानी इसका जो साइज है किसमिस का, रेजिन का, वो आपको बड़ा सा दिखाई देगा। तो चूंकि बाह्य रूप से जो सॉल्यूशन था वो अंदर प्रवेश करता है, तो इसलिए इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग इसका नॉमिनेशन करते हैं और इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। और जस्ट इसका अपोजिट केस होगा एक्सोऑस्मोसिस के लिए। तो बच्चों, जब एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल लेंगे, देन एक इक्विपमेंट्स में हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को भर लेंगे, यानी जो विलयन लिया गया है इस पात्र में वो हायर कंसंट्रेटेड है, अधिक सांद्रता का है। और बच्चों, इसमें एक ग्रेप डाल दिया जाए, एक अंगूर डाल दिया जाए,
और आफ्टर सम टाइम इसे ऑब्जर्वेट किया जाए तो देखिए क्या एक्सपेरिमेंट क्रिएट होगा। जो बाहर का सोल्यूशन है आपका एक्सटर्नली वो है हायर कंसेंट्रेटेड, और जो ग्रेप के अंदर का जूस है वो है लोअर कंसेंट्रेटेड, यानी जो अंदर का ये सोल्यूशन है ये है आपका लो कंसेंट्रेटेड। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस डेफिनेशन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लोअर कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स एसपीएम की हेल्प से हायर कंसेंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स की ओर फ्लोरेटरी होते हैं। तो जो इसका ग्रेप का जो अपर पार्ट यानी पेरिकार्प है जिसे हम लोग छिलका कहते हैं, ये एसपीएम का रोल प्ले करेगा और अर्धपारगम में झिल्ली की भांति कार्य करेगा। तो इसके अंदर का जो भरा हुआ फ्लूइड है, जूस है, वो इस बाह्य विलयन की ओर फ्लोरेटरी हो जाएगा, और इस तरह से जब ये बाहर की ओर फ्लोरेटरी हो जाएगा तब इसे नॉमिनेट करेंगे बहिपरासरण या एक्सो ऑस्मोसिस। और तब फाइनली रिजल्ट्स के रूप में जब आप इसे देखेंगे ग्रेप्स को तो ये श्रिंक्ड हो जाएगा, मींस व्रिंकल स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई देने लगेगा। ऐसे जो फूला हुआ अंगूर था अब वो एक तरह से कह लें कि पिचक जाएगा, श्रिंक्ड हो जाएगा। तो ये दो टाइप हैं बच्चों ऑस्मोसिस के, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। और अच्छे एग्जांपल्स लिए हम लोगों ने, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब चलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस को समझते हैं, देन इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफ्यूजन को विसरण कहते हैं, और ये जस्ट ऑस्मोसिस का अपोजिट होता है। तो कैसे अपोजिट होगा इसे एक्सपेरिमेंट से जान लें। यहां भी सेम वेसल के लिए एक टी ट्यूब का यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग ऑफ बोथ वेसल्स ए एंड बी। इनको कनेक्ट कर लेते हैं एक टी ट्यूब से, और सेम उसी तरह से एक में हायर कंसेंट्रेटेड और एक में लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस भर लेते हैं। सो बच्चों इक्विपमेंट्स ए में या वेसल ए में जो सॉल्यूशन लिया है ये है आपका लो कंसेंट्रेटेड, मींस कम सांद्र, और वेसल बी में जो सॉल्यूशन लिया गया है वो है हायर कंसेंट्रेटेड, अधिक सांद्र विलयन। और जब ये हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं बी पार्ट में और लोअर ए पार्ट में तो टी ट्यूब से कंजुगेट करते हैं। एक डिफरेंस है इस डायग्राम में कि यहां पर मैंने इस टी कंजुगेशन प्लेस पर कोई भी मेम्ब्रेन यूज नहीं की है, जबकि ऑस्मोसिस में हमने यहां एसपीएम लगाई थी। बस ये बच्चों माइंड में सेट कर लीजिएगा। एक डिफरेंस दिया आपको मैंने कि ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है, बट डिफ्यूजन के लिए हमें एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब एसपीएम नहीं लगाएंगे तो फ्लोरेटरी जो मैकेनिज्म था वो ऑस्मोसिस से जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोरेटरी हो जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की ओर, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि बोथ इक्विपमेंट्स में, बोथ वेसल्स में सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन सिमिलर ना हो जाए। तो यहां देख रहे हैं कि अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु कम सांद्रता वाले विलयन के अणुओं की ओर अभिगमन करते हैं। तो यही डेफिनेशन बन गई। एक डेफिनेशन दे देते हैं यहां से, जब अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु कम सांद्रता वाले विलयन के
अणुओं की ओर अभिगमन करते हैं तो यह क्रिया विसरण कहलाती है, विसरण कहलाती है। बच्चों बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने दे दी आपको यहां से कि हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल जब लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स की ओर फ्लोरेटरी होते हैं, देन दिस मैकेनिज्म इज नोन एज डिफ्यूजन। सो वी डिफाइन इट एज अ गिवन स्टेटमेंट, a spontaneous movement of a solute particles takes place from more concentration due to mobile molecules of solvent. Is phenomena is known as diffusion.